चलिए ग्रेड 9 हिस्ट्री के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म चैप्टर का जो पार्ट है, जो आज इस पार्ट में हमने डिस्कस करना है, रेबिलियन इन द फॉरेस्ट। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि इंडियन फॉरेस्ट की क्या कंडीशन थी। उसे मैनेज करने के लिए मिस्टर डाइट्रिच ब्रैंडिस को स्पेशली इनवाइट किया गया फ्रॉम जर्मनी एंड अपॉइंटेड हिम बाय द colonial government here as the first Inspector General of Indian Forest. Afterwards, appointing the Inspector General, Mr. Dietrich Brandis established Forest Service Act in India. ठीक है? And with the efforts of Mr. Dietrich Brandis, he issued first Forest Law, Forest Act in 1865, and afterward, this Forest Act was amended in 1878. According to this amendment, all the forests were divided into three categories: reserve forest, protected forest, and village forest. ठीक है? And more the big thing, इसमें जो big thing थी कि forests were declared as the property of the colonial rule, and the local people, tribal people who were living in those forests, they were not allowed to live in the forest without giving any notice, without any compensation. These people, these tribal people, were expelled from the forest area because Britishers were interested to cut the forest for commercial use only. And the wild animals, the tribal people, they were the obstacle in their mission because the colonial government was working only for their own profit. उन्हें कोई मीनिंग नहीं था what happened to the wild animals, what happened to the tribal people. ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि कैसे उन्होंने फॉरेस्ट को काटने के लिए सेव किया, टाइगर ट्रॉफी, बिग हंट को प्रमोट किया, राजा महाराजाओं का सम्मान का चिन्ह बना दिया कि शेर मार के आएंगे, जंगली जानवरों को मारना है, ट्रॉफी बनाएगी, एक गेम बना देगी बिग गेम की, ताकि जंगलों को मुक्त करवाया जा सके, सो कॉल्ड से मुक्त करवाया जा सके वाइल्ड एनिमल से, ताकि ब्रिटिशर्स आसानी से जंगलों को काट सके, काट के बेच सके और अपना प्रॉफिट ले सके। ठीक है, इको बैलेंस भी इसके कारण डगमगा गया था, इम्बैलेंस हो गया था। तो आगे हम बढ़ेंगे कि जब ट्राइबल लोगों को एक्सपेल कर दिया गया फॉरेस्ट से, फॉरेस्ट की कोई भी प्रोड्यूस जो थी उसे यूज करने से मना कर दिया गया, जो वुड है, ठीक है, उसे भी मना कर दिया गया तो यूज करने में, तो तब उन लोगों पर क्या बीती और उन लोगों ने रिएक्ट कैसे किया, आज के इस सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले मैं इसे रब कर देता हूं। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज द रेबिलियन इन द फॉरेस्ट इन दिस चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। फाइन। तो ये एरिया है स्पेशली छोटा नागपुर प्लेट्यू का एरिया, प्रेजेंटली साउदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। मैं मैप के सहारे में आपको दोबारा फिर बता देता हूं। ये देखिए इंडिया के इस मैप में हम देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है इंडिया का दैट इज अ प्लेट्यू एरिया। ठीक है, प्लेट्यू एरिया को लोकल या फिर रीजनल नेम से भी बोला जाएगा। तो इस एरिया को स्पेशली इसे बोलते हैं, इस एरिया को छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो हम बात करेंगे इस एरिया की, ये वाला एरिया। ठीक है, इस एरिया का नाम बास्तार एरिया, जहां पर रेबिलियन हुआ था बहुत ज्यादा। ठीक है, इस एरिया के बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले इस एरिया का नाम नोट कर सकते हैं, दैट इज बास्तार। पहले हम लोगों की लाइवलीहुड डिस्कस करते हैं। द पीपल ऑफ बास्तार,
बास्तार का एरिया वही है जो मैंने आपको मैप पर लोकेट करके बताया था, साउदर्न पोर्शन ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट, प्रेजेंट छत्तीसगढ़ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, पहले लोगों के बारे में बात करते हैं। ये जो बास्तार का एरिया, ये लैंड बॉर्डर शेयर करता था विद द स्टेट्स आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र के साथ। फाइन। और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो है सेंट्रल पार्ट था, सेंट्रल पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, बास्तार का। अब यहां पर काफी सारी जनजातियां, ट्राइबल सोसाइटीज रहती थी। नाम आप नोट कर सकते हो, मारिया, मोरियागॉन्स, मैं लिख देता हूं, मारिया, मोरियागॉन्स, ट्राइबल जनजातियां। ठीक है, धुरवास, बतरास, बतरास, हालबास। ये जनजातियां डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस यूज करती थी, बोलती थी। ठीक है, बट दीज ट्राइबल सोसाइटीज हैव द कॉमन कल्चर एंड कस्टम्स। यहां पर लैंग्वेज अलग हो गई, ट्राइबल सोसाइटीज अलग हो गई, पर कल्चर सेम था। ठीक है, और ये सारी की सारी जनजातियां बिलीव करती थी कि जो जिस लैंड पर वो रहते हैं, ट्राइबल एरिया, जिस एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, दैट लैंड इज गिवन टू देम बाय द अर्थ। ठीक है, अर्थ ने उसे दी है, किसी और ने, उन्हें पता ही नहीं था जो कॉलोनियल गवर्नमेंट का क्या था। ठीक है, वो सदियों से, पीढ़ियों से वहां रहते आ रहे हैं, फॉरेस्ट पर डिपेंड है। ठीक है जी, और they used to worship by making offerings to the at the agriculture festivals। और इस टाइम के दौरान जब एग्रीकल्चरल फेस्टिवल होते थे तो वो मदर अर्थ को कुछ ना कुछ डोनेट, दान करते थे, चाहे वो अनाज के रूप में हो, चाहे वो किसी भी कस्टम के रूप में हो। ठीक है, उसी की पूजा करते थे, मदर अर्थ। ठीक है जी, they used to worship rivers, they used to worship forest and the mountains। उनकी भी पूजा करते थे, उन्हें रिस्पेक्ट देते थे ये लोग। ठीक है, नॉर्मली हर एक गांव ने अपना अपना एरिया मार्क किया हुआ था। ठीक है, अगर एक गांव वाला दूसरे गांव से या दूसरे एरिया से कुछ वुड या कोई मटेरियल लेके आता, दे हैव टू पे समथिंग, चाहे उसे दंड, उसका नाम दंड रख दिया गया, या उसका नाम रखा गया मण या दफसरी। यानी कि एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव से अगर कोई चीज लेके आएगा या दूसरे फॉरेस्ट एरिया से कोई चीज लेके आएगा, एट दैट टाइम दे हैव टू पे समथिंग एज द सिंबल ऑफ कॉम्पनसेशन। ठीक है, और फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए, बचाने के लिए विलेज वालों ने कुछ वॉचमैन भी रखे हुए थे। ठीक है, उसे तनख्वाह देने के लिए सारे विलेज के लोग पैसे इकट्ठे करते और उस वॉचमैन को दिया करते थे। ठीक है, जंगल की रखवाली करने के लिए। ठीक है, इन केस एनी कंट्रोवर्सी बिटवीन टू विलेजेस, तो एनुअल हंट के दौरान जो परगना के मुखिया होते थे, प्लस ऑफ विलेज, तो इन मैटर्स को, इन इश्यूज को सॉल्व करते थे। दिस वाज द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। these tribal people depend on the nature and they were the savior of the forest also। किस तरह से? वो एक लिमिटेड लेवल पर ही फॉरेस्ट की प्रोड्यूस को यूज करते थे, फॉरेस्ट की सेफ्टी के लिए,
वॉचमैन रखे हुए थे। इन केस एनी डिस्प्यूट तो गांव के मुखिया उसे सॉल्व करते थे एनुअल हंट के दौरान। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये ट्राइबल सोसाइटी किसी भी किस्म से, बता रहा हूं मैं, किसी भी किस्म से फॉरेस्ट का या नेचर का नुकसान कर रही थी? डेफिनेटली नहीं। पर ब्रिटिशर्स को लगता था these tribals are the criminals, उन्होंने एक्ट भी पास किया, ठीक है, क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट, ठीक है, यहां तक हो गया। दिस वाज द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ बास्ता। अब जब न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन बन गए, ठीक है, जो फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली जब ट्राइबल सोसाइटी को वहां से बाहर निकाल दिया गया विदाउट एनी नोटिस एंड कंपनसेशन, तो उस टाइम के दौरान लोगों के मन में जो डर था उसके बारे में हम बात करते हैं। द फियर इन द माइंड्स ऑफ पीपल ऑफ बास्ता। The fears in the minds of people of Basta. न्यू ट्राइबल या न्यू फॉरेस्ट एक्ट बन चुके थे। उसके अनुसार जो ट्राइबल सोसाइटी थी उन्हें फॉरेस्ट में रहना, फॉरेस्ट में हंट करना या फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज करना मना कर दिया गया था एंड एज अकॉर्डिंग टू लॉ इसे इलीगल भी डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, लोगों के मन में डर क्या था? कॉलोनियल गवर्नमेंट ने रूल जो पास किया सब उसमें किस चीज की डिस्क्रिप्शन थी वो लिखा था उन्होंने, दे स्टॉप हंटिंग, यानी ट्राइबल सोसाइटी को हंटिंग करने के लिए बैन कर दिया गया था, मना कर दिया गया था। प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वाज बैन, ठीक है, एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, किन चीजों पर बैन किया था? बैन ऑन हंटिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, consume फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फॉरेस्ट के किसी भी प्रोड्यूस को कंज्यूम करना, चाहे वो वुड हो, चाहे वो हर्ब्स हो, ठीक है, चाहे वो फॉरेस्ट की और कोई भी चीज हो, हनी हो, ठीक है, हनी हंटर्स होते हैं ना, तो हर चीज को यूज करने के लिए मना कर दिया गया था। ठीक है, दूसरी चीज थी कि लोगों को, जो ट्राइबल लोगों को फॉरेस्ट से निकाल दिया गया विदाउट एनी नोटिस। ठीक है, कुछ एक ध्यान से सुनिए, कुछ विलेजेस को रिजर्व फॉरेस्ट में रहने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, यानी कि उनको बोला गया विलेज फॉरेस्ट या फॉरेस्ट विलेज। अब इन्हें अनुमति किस बिहाफ पे दी गई? इन लोगों को प्रेशराइज किया गया या इनके साथ नेगोशिएशन की गई कि आपको विलेज में हम तभी रहने को दे सकते हैं ताकि वो आप सरकार के लिए फ्री में काम करो। ठीक है, जैसे वुड कटिंग या लेबर का काम जो भी है इन गांव वालों से करवाया जाता था फ्री ऑफ कॉस्ट, इसे बेगार बोलते हैं। फ्री में काम करना ना, बेगार शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद क्या हो रहा है? 1899 एंड 1899 से लेके 1900 और 1907 से लेके 1908 में जो फेमाइन आए उसके दौरान कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कोई भी लोगों को रिलीफ नहीं दी, कोई
में भी हेल्प नहीं है। ठीक है, जो प्रोडक्शन हो रही थी फूड प्रोडक्शन वो नहीं हुई, लोगों को कोई फायदा नहीं दिया। ठीक है, लोगों के मन में गुस्सा भर रहा था। और आगे क्या हुआ 1905 में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1905 में बोला जाए तो 2/3, ठीक है, फॉरेस्ट बिकम रिजर्व। तो 1905 में जो रूल आया तो जितने भी फॉरेस्ट थे इंडिया में, टोटल फॉरेस्ट का एरिया था उसका 2/3 हिस्सा उसे रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया गया। ठीक है, वही थे जो कमर्शियली अंग्रेजों को बेनिफिट देते थे। ठीक है, कमर्शियली बेनिफिशियल थे। अब ये रूल तो बन गया, अब इस रूल को एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे ये लॉकडाउन लग गया था, ठीक है, पता था कर्फ्यू लगा था। अब उसी कर्फ्यू को, ऐसे तो है नहीं कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर निकाल दिया गया और सारे लोग घरों में बैठ गए, फिर पुलिस को आर्मी को डिप्लॉय किया गया स्पेशली कि कोई भी कर्फ्यू तोड़ के बाहर ना निकले। ठीक है, रूल बन गया। रूल को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार ने बहुत ज्यादा, या कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सख्ती दिखाई। अब इसी चीज का विरोध हुआ बुरी तरह से, जो बाद में आते आते क्या बन गया, एक बिग रेबिलियन। ठीक है, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। रेबिलियन इन पास्ता। यहां तक पता लगी कहानी सारी? कोई डाउट? इंडिया वाला पोर्शन यहीं पे खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम जावा वाला पोर्शन करेंगे और करेंगे वो नेक्स्ट सेशन में। Rebellion in Pasma। अब जब अंग्रेजों ने, जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अपने बेनिफिट के लिए ऐसे ऐसे कानून बना दिए जो इंडियन लोगों के लिए बहुत बुरे साबित हुए, और अंग्रेजों ने कानून पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं बनाए, सिर्फ सेल्फ जो है प्रॉफिट के लिए, लालच के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बनाए गए। ठीक है, पर जैसे बोलते हैं ना, पाप का घड़ा भर जाता है। और जो ट्राइबल लोग थे ये कब तक बर्दाश्त करते और कितना बर्दाश्त करते। ठीक है, एक कहावत है हर एक लैंग्वेज में है कि लास्ट में क्या होता है, बंदा तब ही रेबिलियन करता है जब उसके पास मरने के बिना कोई चारा बचता ही। अब इन ट्राइबल लोगों के साथ इतनी ज्यादा इनजस्टिस हुई थी कि हम यहाँ इस क्लासरूम में बैठ के इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, बार बार मैं वही बात बोलता हूँ कि हम जैसे लोग हैं, जैसे सिटी में रहते हैं, अगर हमारा लाइफस्टाइल एकदम से चेंज होके हमें फॉरेस्ट एरिया में भेज दिया जाए, लिव ओवर देयर, स्टे ओवर देयर एंड डाई ओवर देयर, ठीक है, डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हम नहीं कर पाएंगे। और बेचारे ट्राइबल लोगों पर भी ऐसा हुआ था, जिनका कल्चर ही, लाइफस्टाइल ही फ्रॉम द जनरेशंस फॉरेस्ट रहा हो, तो उनका लाइफस्टाइल कैसे चेंज होगा। अब उन्हें फॉरेस्ट, आप देखो, फॉरेस्ट से निकाल दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो रहा है, वो किसी गांव में आए होंगे, लोग किसी सिटी में आए होंगे, उन्हें काम नहीं मिला होगा, सर्वाइविंग कैसे होगी। ठीक है, तो बहुत बुरी कंडीशन कर दी थी कॉलोनियल रूल्स ने, फॉरेस्ट एक्ट ने। अब एंड में क्या हो रहा है, क्या होगा, रेबेलियन, बगावत। बगावत जो होती है पहले शब्दों से होती है। ठीक है, अनसेटिस्फाइड थे लोग शब्दों से। क्या हो रहा था, द पीपल फ्रॉम द ट्राइबल सोसाइटी दे स्टार्ट यू कैन से हॉट डिस्कशन
अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के डिस्कशन स्टार्ट कर दी, जहां पर भी जैसे भी उन्हें टाइम मिला। फॉर एग्जांपल लोगों ने जहां अगर किसी फेस्टिवल में इकट्ठे होते तो यही टॉपिक डिस्कस होता था, ठीक है। अगर किसी मार्केट में इकट्ठे होते कुछ लोग या दो लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने भी यही टॉपिक डिस्कस करना था। और करते कराते जो फीलिंग थी, ठीक है, एंटी कॉलोनियल गवर्नमेंट की, ये बहुत ज्यादा दहक गई, बहुत ज्यादा गर्मा गया ये वाला मुद्दा कि अब बगावत होनी थी। अब बगावत जब होती है तो हर एक बगावत में एक पर्सन या एक स्पेशल ग्रुप लीड करता है, ठीक है। इस ग्रुप का नाम था धुर्वास, ठीक है। ये ट्राइबल कम्युनिटी थी जिसने इनिशिएटिव लिया बगावत करने का, ठीक है, टू गिव द लेसन टू द कॉलोनियल गवर्नमेंट दैट व्हाट दे डिड विद अस वी विल डिड द सेम थिंग विद देम, ठीक है। इनिशिएटिव इन्होंने लिया, ठीक है। धुर्वास वर फ्रॉम कांगड़ फॉरेस्ट, और इनका जो लीडर था गुंडरहोर, ही वाज द लीडर, ठीक है। और इन 1910 में क्या हो रहा है कि लोगों को कुछ चीज सर्कुलेट करनी शुरू कर दी, अपने ही ग्रुप के लोगों को या ट्राइबल लोगों को। उसमें क्या चीज सर्कुलेट की चिलीज, मिर्चे, एरोस, ठीक है, सर्कुलेट किया गया। इट सिंबलाइज एज द कॉल ऑफ रेबेलियन अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सारा कुछ तय हो चुका था, लोगों में सर्कुलेट किया जा रहा था मैसेज कि हमने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक रेबेलियन करना है। सिंबलाइज किससे किया गया? चिलीज, और लोगों को में भेजा गया एरोस, ठीक है, तीर। देन आफ्टर सारे ही लोगों ने जो ट्राइबल कम्युनिटी के थे, दे कलेक्ट सम मनी और समथिंग, सम गुड्स टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ विलेजेस। सारे लोगों ने इकट्ठे होकर सामान तैयार किया ताकि रेबेलियन के एक्सपेंसेस को मीट किया जा सके। अब थोड़ी सी एक चीज, थोड़ी सी हटके एग्जांपल दे रहा हूं। प्रेजेंटली फार्मर्स प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन एट दिल्ली, सबको पता है। वहां इतना वो सरवाइव कैसे कर रहे हैं, उनके पास फूड कहां से आ रहा है, क्या हो रहा है सर? चार ट्रक आटे की बोरियां जा रही हैं, क्योंकि यहां से जा रही है। सारे लोग, विलेजेस के लोग जो है, एग्रीकल्चरिस्ट जो है, जो नॉन एग्रीकल्चर्स भी है, वो भी इकट्ठे कर रहे हैं सारा कुछ, और वहां पर सप्लाई दिल्ली में दे रही है, ठीक है, ताकि ये प्रोटेस्ट है या ये मूवमेंट शुरू हुई है ये सक्सेस हो जाए, और वहां पर जो बैठे लोग हैं उन्हें किसी किस्म की कमी ना आए, ठीक है। बेशक कुछ नॉनसेंस पर्सन होते हैं, बोलते हैं पता नहीं इनकी फंडिंग कहां से हो रही है। अरे जो जैसे ना किसान जो सारे देश को खिला सकता है, तो ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है ना। वहां तो हर एक चीज का लंगर लगा हुआ, गोलगप्पे का लंगर भी लगा हुआ है ना। तो जब हम इसी में वापस आते हैं, तो सारे लोगों ने इकट्ठे मिलके कलेक्शन की, चाहे वो मनी के रूप में लगा ली जाए, चाहे गुड्स के रूप में लगा ली जाए, टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ दिस रेबेलियन, ठीक है। तो रेबेलियन शुरू हुआ, तो इसके पार्ट में क्या किया गया कि जो आदिवासी जो लोग थे, इन्होंने बाजारों को लूटा, ठीक है। जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, चाहे वो स्कूल ही क्यों ना हो, चाहे पुलिस स्टेशन ही क्यों ना हो, वहां उन्हें भी आग लगा दी गई, ठीक है। और जो ब्रिटिश के ऑफिशियल्स थे, उनके घरों को भी आग लगा दी गई, ठीक है जी। पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। अच्छा, जहां पर उनका ग्रेन्स पड़े थे,
अनाज का भंडार उसे भी लूटा गया और लोगों में बांट दिया गया। ठीक है, ब्रिटिशर ने इस चीज पर कैसे रिएक्ट करना था? डेफिनेटली उन्हें अहंकार था कि हमारे पास ज्यादा तगड़ी आर्मी है, ट्रेन्ड आर्मी, डेफिनेटली उनके पास थी भी। अब जो ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी हैं, इन्होंने ओल्ड तरीके से ही लड़ाई करनी है, और ब्रिटिशर्स के पास ट्रेन्ड आर्मी थी, लेटेस्ट वेपन्स थे, और उनका नेटवर्क एरिया स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इस जो है रिवोल्ट को या रेबेलियन को दबाने के लिए शक्ति प्रदर्शन या ट्रूप्स का सहारा लिया। ठीक है, और सोल्जर्स विलेज टू विलेज उन्होंने जाके अटैक किया। ठीक है, और चाहे इसमें कुछ जो विलेज हेडमैन ने नेगोशिएशन करने की भी कोशिश की, तो ब्रिटिशर्स नहीं माने, उन्होंने गांव के गांव जला दिए। ठीक है, एंड विद इन द लैप ऑफ 3 मंथ्स तो ये रेबेलियन कुचल दिया गया। ठीक है, पर फिर भी ब्रिटिशर्स के हाथ में वो व्यक्ति नहीं आया, गोंडा और ये व्यक्ति इनके हाथ में लगा। कुल मिला के जो ये वाला रेबेलियन है, ये दबा दिया गया विद द यूज ऑफ पावर। पर इनजस्टिस जरूर थी, क्योंकि जो लोगों की डिमांड थी, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो तो पूरी की नहीं थी। ठीक है, इसे कुचल दिया गया। एक कंपटीशन और बताता हूं आपको मैं। ये वाला जो रिजर्विंग द फॉरेस्ट, ये 1970s तक भी चलता रहा, आजादी के बाद भी। लेकिन ब्रिटिशर ने जो कानून बनाए थे वो आज भी लागू है ऑलमोस्ट। ठीक है, 1970 में क्या हो रहा है, वर्ल्ड बैंक ने एक इंटीमेशन दी थी कि 4600 हेक्टेयर जो है सैल की ट्रीज हैं, उन्हें रिमूव करके पाइन ट्रॉपिकल पाइन टू प्रोवाइड, ट्रॉपिकल पाइन के प्लांट्स लगाए जाएं ताकि पेपर इंडस्ट्री को बेनिफिट हो सके। ठीक है, आजादी के बाद भी ऐसा हुआ, पर अब टाइम चेंज हो चुका था। जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, इन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया, तो गवर्नमेंट को ये वाला अपना स्टेप पीछे करना पड़ा। ठीक है, तो चलो ठीक है, आज के सेशन के लिए इतना ही। तो ग्रेड 9 हिस्ट्री का चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इंडिया वाला पोर्शन हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था, दैट इज साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, जो इंट्रोड्यूस की थी मिस्टर डाइटलिंच ब्रेंडिस ने, कि नेचुरल जो है फॉरेस्ट उसे कट कर दिया गया था, उसकी जगह पर वो वाले प्लांट्स, वो वाले पेड़ पौधे लगाए गए स्पेशली, जिनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट को इकोनॉमिकली फायदा हो रहा था। ठीक है, और उसके बाद जो ट्राइबल सोसाइटी थी, उन्होंने रिवॉल्ट भी किया। ठीक है, पर ब्रिटिशर्स ने ये वाले रिवॉल्ट को बुरी तरह से कुचल दिया। ठीक है, यहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं किसी और कंट्री की। इस सेशन में बात करेंगे हम इंडोनेशिया के एक आइलैंड जावा। जैसे इंडिया में रूल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जावा में रूल था डच गवर्नमेंट का। ठीक है, मतलब देखो उन्होंने कब्जा किया होगा। जावा आइलैंड वाज द कॉलोनी ऑफ डच गवर्नमेंट, लाइक इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ डच ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, आज के इस सेशन में हमने इनके बारे में पढ़ना है। ऑलमोस्ट चीजें सेम है, कोई वेरिएशन नहीं है इसमें। सिनेरियो, सीन एंड ऑल एस्पेक्ट्स आर सेम, पर सिर्फ नाम चेंज है। ठीक है, दूसरा साइज का फर्क है। मींस इंडिया जैसे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कंट्री है, उस टाइम में ब्रिटिश रूल के टाइम में तो इंडिया का साइज, जो करंट इंडिया का साइज है, इससे बड़ा था। बांग्लादेश और पाकिस्तान भी इंडिया का हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है, पर हम अगर जावा की बात करें तो ये इंडिया की कंपैरेटिवली बहुत छोटा कंट्री है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं।
टॉपिक रहेगा ओवरलेड है। Let me see this. ये कैसे काम करेगा? Forest transformation in Java। ठीक है, इसे कंप्यूटर वाला जावा नहीं समझ लेना, कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है ये, पर्टिकुलर हम आइलैंड की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा जावा के बारे में हम कॉलोनियल रूल की बात करें। जावा इज अ स्मॉल आइलैंड ऑफ द कंट्री इंडोनेशिया। ठीक है, यहां पर जो कॉलोनियल सेटअप थी वो थी डच। ठीक है, प्रेजेंटली जो जावा है इंडोनेशिया है, ये लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री है। पर काफी समय पहले जब ये यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे, जो जावा आइलैंड का जो मोस्ट एरिया इट वाज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट वंस अपॉन अ टाइम इन जावा। ठीक है, तो जैसे ही वहां पर कॉलोनियल गवर्नमेंट सेटअप हो रही है, उन्होंने अपने लालच के लिए नेचर का या एनवायरनमेंट का नुकसान करना शुरू कर दिया। किस तरह? उन्होंने फॉरेस्ट की कटिंग शुरू की। ठीक है, उन्हें फॉरेस्ट क्यों को कट कर रहे थे? बिकॉज दे वांट टू स्टार्ट या यूटिलाइज द फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक वुड फॉर शिप बिल्डिंग एज वेल एज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे नेटवर्क। ठीक है, उस चीज के लिए या फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए वुड की जरूरत थी उन्हें अपना लालच पूरा करने के लिए। ठीक है जी, जिस तरह से इंडिया में सीन था। और इस चीज को रेगुलर करने के लिए, इंश्योर करने के लिए डच गवर्नमेंट ने भी इंडिया की तरह क्या बनाया, यहां पर फॉरेस्ट लॉ बनाया। इस फॉरेस्ट लॉ में भी ऑलमोस्ट सेम चीजें ही थी जो डाइट्रिच ब्रेंडिस के द्वारा फॉरेस्ट लॉ जो बनाए गए हैं। जो कि नॉर्मल पीपल हु वर द ट्राइबल हु वर द रेजिडेंट ऑफ फॉरेस्ट एरिया, दे वर एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द फॉरेस्ट एरिया, उन्हें निकाल दिया गया। फॉरेस्ट की किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने से बैन कर दिया गया। ये नोट कर लीजिए प्लीज, आप लिख लीजिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 इसी की हेडिंग के अंदर आप करेंगे डच रूल इन जावा। ठीक है, मैं लिख देता हूं। ये मेन पार्ट रहेगा, उसके अंदर सब हेडिंग जो आपको मैं लिखवा रहा हूं। तो फर्स्ट हेडिंग आएगा डच रूल इन जावा। नोट कर लीजिए, जावा इज अ आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया एंड मेनली अ राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं इंडोनेशिया। ठीक है, एंड प्रेजेंटली इट इज मेनली अ राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री। ठीक है, जो एरिया जावा का रहेगा। दूसरा पॉइंट नोट कर सकते हो, Java island was covered by forest once upon a time। ठीक है, इस तरह से once upon a time मुंबई वाले लिख देना, तो ये जावा की बात कर रहे हैं।
आफ्टर द डच रूल द डच people, not Dutch people, Dutch government wanted timber for their ship building industry. उन्हें टिम्बर चाहिए था, मतलब कि फॉरेस्ट। हाँ जी क्या डाउट है? आफ्टर डच रूल they required timber for their ship building industry. टिम्बर चाहिए था। अब इस चीज को इंश्योर करने के लिए क्या किया? फॉरेस्ट लॉ इंट्रोड्यूस कराया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हो, टू इंश्योर द रेगुलर सप्लाई ऑफ टिम्बर द डच इंट्रोड्यूस्ड, क्या इंट्रोड्यूस किया? फॉरेस्ट लॉ। ठीक है, इसमें वही चीजें रहेंगी जो हमने इंडिया वाले पोर्शन में किया था। टू इंश्योर द रेगुलर सप्लाई ऑफ टिम्बर the Dutch government introduced forest law. ठीक है जी। नेक्स्ट जो है, इसमें भी सारा कुछ वैसा ही था, उसी तरह जिस तरह इंडिया में था, और इफेक्ट भी सेम हुआ लोगों पर। जैसे इंडिया की ट्राइबल सोसाइटी पर फॉरेस्ट लॉ का असर पड़ा, वैसे सेम ही इंपैक्ट यहां पे भी आया। अब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सब टॉपिक है द वुडकटर्स ऑफ जावा। ठीक है, ये एक स्पेशल कम्युनिटी है वुडकटर की। हाँ जी, हेडिंग नोट कर लो, उसके अंतर्गत जो आपको पॉइंट्स लिख पाता हूँ वो कर लेना। ये हेडिंग है सारे मैं लिखवा रहा हूँ। तो कम्युनिटी का नाम था कलंगास। ठीक है, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी, दिस कम्युनिटी वाज स्किल्ड इन वुड कटिंग एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ये बड़ी नोन थी, पूरी एक्सपर्ट थी ये वाली कम्युनिटी in the terms of wood cutting and shifting। अब इसकी इंपॉर्टेंस, आपकी इनकी एक्सपर्ट होने की इंपॉर्टेंस यही से लगा सकते हो कि 1755 में जावा एक वहां पर राजशाही परिवार था। ठीक है, किंगडम थी, उसका नाम था माताराम किंगडम। तो 1755 में ये वाली किंगडम दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, तो इनकी इंपॉर्टेंस कहां से पता चलती है कि टोटल जो 6000 कलंगास फैमिली जो थी, उसे दोनों जो स्प्लिट हुई किंगडम, उनके बीच में हाफ हाफ डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, नोट कर सकते हो। नेक्स्ट जो थी, अब आ चुका था रूल किसका? डच गवर्नमेंट का। ठीक है, डच गवर्नमेंट ने ये चीज रियलाइज कर ली थी कि जब तक ये वाली पर्टिकुलर कम्युनिटी को वो यूज नहीं करते, तब तक वुड कटिंग पॉसिबल नहीं होगी। और गवर्नमेंट पर इस चीज का दबाव था कि उन्हें रेगुलर सप्लाई चाहिए थी टिम्बर की फॉर द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी थी गवर्नमेंट की कि वो कलंगास को यूज करे फॉर द सेक ऑफ वुड कटिंग। अब इन्होंने क्या किया, बहुत सारे रूल्स ऐसे बना दिए ताकि वो कलंगास जो कम्युनिटी है इनके अंडर काम कर सके। पर हुआ एडवर्स, 1770 के आते आते, एट अबाउट 1770 के आते आते जो थे ये कलंगा कम्युनिटी के लोगों ने डच जो कॉलोनियल जो उनके ऑफिस थे वहां पर अटैक भी किया, बिकॉज दे डोंट वांट टू वर्क अंडर द डच गवर्नमेंट। ठीक है, पर इस अटैक को कुचल दिया गया, क्योंकि डच गवर्नमेंट लगा लो जावा की, चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट लगा लो इंडिया की, दे हैड द रेगुलर आर्मी ट्रेन्ड एंड हैविंग द लेटेस्ट वेपन्स। ठीक है, पर इस कम्युनिटी ने भी, कलंगा कम्युनिटी ने भी रजिस्ट जरूर किया था अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट। ठीक है, also they exist। they also exist, क्योंकि रूल्स ऐसे बनाए थे। आगे हम रूल्स की बात करते हैं किस तरह के बनाए थे।
अब जैसे इंडिया में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थी, अब करते हैं बात डच साइंटिफिक फॉरेस्ट। ठीक है, इंडिया में जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? मिस्टर डाइटरिच ब्रेंडिस। ठीक है, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थी क्या? इसे दूसरे शब्दों में बोला जाए तो ये कमर्शियल फॉरेस्ट्री भी थी। क्या थी कि जो सारे के सारे नेचुरल फॉरेस्ट हैं वो खत्म कर दिए गए, उसकी जगह पर स्पेसिफाइड इस तरह की प्लांटेशन की गई ताकि उन्हें कमर्शियली बेनिफिट मिले। ठीक है, जैसे असम साइड में आज इंडिया प्रेजेंटली इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये ज्यादातर किस एरिया में हमारी टी प्रोडक्शन होती है? इंडिया में असम साइड में होती है। ठीक है, पर अंग्रेजों के आने से पहले ये नहीं था, उन्होंने नेचुरल फॉरेस्ट वहां से रिमूव करवाए। ठीक है, और वहां पर कौन से प्लांट्स इंस्टॉल कर दिए? टी के। इसी तरह इसमें भी जावा में भी ऐसे हुआ। ठीक है, जब बहुत सारे और ये तो सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल दी है टी गार्डन्स की। ठीक है, बहुत सारे और जगह पर भी अलग किस्म की प्लांटेशन करवाएगी ताकि उन्हें इकोनॉमिकली या कमर्शियली बेनिफिट मिले। सेम सिनेरियो रहा जावा में। जावा में जब सबसे पहले जो न्यू फॉरेस्ट रूल इंट्रोड्यूस करवा दिए गए तो उसमें सेम रिस्ट्रिक्शन थी जैसे इंडिया में थी, that the tribal people they were not allowed to enter in the forest area, they were not allowed for practice of shifting agriculture, they were not allowed to use any forest produce। ठीक है, और मोनोपोली किसकी हो गई? डच गवर्नमेंट की, कि वो फॉरेस्ट को आग लगाए, उसे काटे चाहे ना काटे। ठीक है, इतना वो फील करते थे, करते ही थे अपने लालच के लिए। अब फॉरेस्ट के लोग थे, उनका मानना ये था कि ये जो धरती है, जो जमीन है, उन्हें जो जमीन का टुकड़ा जहाँ पर वो रहते हैं या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं भी, ये उसे भगवान की तरफ से दी गई है। डच कौन होते हैं? ठीक है, कि हमारी ही चीज पर अपना अधिकार शो करना और हमें ही अपनी चीज यूज ना करने को देना। ठीक है, तो लोकल लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ठीक है, लोकल विलेजर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि कोई भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं यूज करनी। ठीक है, और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नहीं यूज करनी। व्हाट्सएवर जैसे भी रूल्स में होता है कि अपने लालच के लिए भी सारा कुछ अपने लिए रख लिया। ठीक है, और उनके लिए रोक दिया गया। जैसे कहावत होती है ना, भी हम जो करें तो करें, आप नहीं करोगे। कहावत है ना वो, साडा कुत्ता कुत्ता हाँ, वो वाला। या दूसरी तरफ जैसे आज के टाइम में भी गवर्नमेंट्स करती है ना, जुआ खेलने में बोलते हैं तो बैन है चलते हैं, और खुद लाठियां लगा रही है। ऐसा है ना, खुद ही नशे को बोलते भी नशा नहीं करना गलत चीज हो रही है, खुद ही शराब के ठेके खोल रही है, बताओ क्या करोगे? तो सेम सीन यहाँ पे हो रहा था। ठीक है, कैटल्स को ग्रेजिंग के लिए नहीं अलाउ किया गया। और आप मानो कि 1882 में 2,80,000 ठीक है जो स्लीपर जो थे टिम्बर के, ठीक है, वो एक्सपोर्ट किए गए। कहां पर? उनकी अपने कंट्री में, ताकि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सके या शिप और ज्यादा बनाई जा सके। अब जो लोकल विलेजर जो थे उनकी, इनके लिए डच लोगों के लिए इंपॉर्टेंस थी, बिकॉज दे वर स्किल्ड वुड कटर्स। अब उन्हें अपने दायरे में लेके आने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे जुगाड़ू कानून बनाए, ठीक है, ताकि जो करंगास कम्युनिटी है या लोकल लोग हैं जो वुड कटिंग, उनकी हेल्प के बिना वुड कटिंग वाला प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता था। वुड कटिंग एंड उसे ट्रांसपोर्ट करना उस स्लीपर्स को बस में, वैन में, शिप में, तब भी लेबर की जरूरत पड़ती थी।
अब उन्होंने लोकल लोगों को अपने दायरे में लेने के लिए क्या किया? पहला, जिन जमीन पर वो रहते थे या जहां पर वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, वहां क्या किया? रेंट इंट्रोड्यूस कर दी। पीपल हैव टू पे रेंट। रेंट उसको छूट मिल जाती थी जो उनके लिए फ्री में काम करने के लिए रेडी हो जाता। ठीक है। फिर उसने क्या किया? डच ने ये किया, सॉरी, पर बदले में अगर वो चाहते थे लोग भी रेंट से छुटकारा मिले और उनके जो डोमेस्टिकेटेड कैटल्स है उन्हें जंगल में एक्सेस मिले ताकि वो फॉरेस्ट ग्रेजिंग करने के लिए, तो उनसे फ्री लेबर की डिमांड की। ठीक है। इस सिस्टम को बनाया गया। उसके बाद फिर क्या इन्होंने क्या क्या किया कि जिन लोग अब लोगों से फ्री में काम लेने की बजाय उसने थोड़ा थोड़ा वेजेस उन्हें देने शुरू कर दिए, पैसे देने शुरू कर दिए थोड़े, ताकि वो लोग वुड कटिंग का काम भी करें। ठीक है। क्योंकि लोगों पर इफेक्ट ऐसा हो रहा था कि फ्री में काम करना पड़ता है, तो वो कोई और ही या तो वहां से वो शिफ्ट हो रहे थे या उन्होंने वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे कि हम फ्री में काम नहीं करेंगे। अब क्या किया? डच गवर्नमेंट ने लोगों को स्मॉल वेजेस, थोड़े थोड़े पैसे देने शुरू कर दिए ताकि लेबर का काम करवाया जा सके फॉर द सेक ऑफ वुड कटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्लीपर्स। ठीक है। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सैमिन्स चैलेंज। ठीक है। ये वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद की थी अगेंस्ट द फॉरेस्ट रूल्स, फॉरेस्ट लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द डच कम्युनिटी। ठीक है। ये व्यक्ति थे, इन्होंने अपनी आवाज बुलंद की जो करते कराते एक रेबेलियन का रूप ले गई। ठीक है। इनका मानना था कि हु आर डच, जो अपनी ऑनरशिप सारे फॉरेस्ट, सारे लैंड पे ये रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लैंड है जो इन्हें इनके एंसेस्टर्स या गॉड या मदर अर्थ ने दी है। बाय the Dutch people, the Dutch government showing their ownership on this। ठीक है। इस पर क्यों कर रही है? ठीक है। अब इसी आइडिया को प्रमोट करने के लिए उनके सन इन लॉ ने उसकी हेल्प की। ठीक है। और उनका यही आइडिया बहुत लोगों तक फैल गया। तो आप मान के चलिए कि 1907 आते आते करीब करीब 3000 फैमिलीज इस आइडिया को फॉलो करती थी। ठीक है। दे यूज्ड टू प्रोटेस्ट और रेबेलियन भी हुआ, रेबेलियन को कुचल भी दिया गया। ठीक है। यहां तक कि इनके बारे में अब बात करते हैं वार एंड डिफॉरेस्टेशन। ये वार मतलब वर्ल्ड वार 1 की बात है। ठीक है। वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 1 और 2 के बाद इन पर असर शायद नेगेटिव लगा लो, शायद पॉजिटिव लगा लो। वर्ल्ड वार 2 में क्या हुआ? जापान जो है अपना एडवांस कर रहा था। सबसे पहले उसने इंडोनेशिया वाले हिस्से में एडवांस किया और डच गवर्नमेंट को लगने लग गया कि अगर जापानीज ने यहां पर कंट्रोल कर लिया, जापानीज ने इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर कब्जा कर लिया, तो इतना ज्यादा जो एरिया है टिम्बर का कहीं जापान के हाथों में न चला जाए, हम तो हार ही जाएंगे। देखो, इनके लिए कुछ नहीं छोड़ के जाएंगे। डच गवर्नमेंट ने क्या किया? सारे के सारे जो टिम्बर के जो पेड़ है उन्हें जला दिया, खत्म करना शुरू कर दिया, ताकि अगर भी जब जापानीज जो फोर्सेस है वो यहां पर कब्जा करें तो उन्हें कुछ ना मिले। ठीक है। तो करते करते जापानीज ने यहां पर जो जावा आइलैंड पर जब कब्जा किया तो उन्होंने लोगों को मजबूर किया विद द यूज ऑफ पावर
टू कट डाउन द फॉरेस्ट और उनकी जो वार नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके। ठीक है, और ये कुल मिला के सीन था। अब लास्ट वाला जो इसका पॉइंट रहेगा दैट इज द न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट। न्यू डेवलपमेंट जो हुई, पहले आपने ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा या डच गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, इवन जो जापानीज ने जब जावा आइलैंड पे कब्जा कर लिया था उनके बारे में पढ़ा, और हमने यही पढ़ा कि जिस गवर्नमेंट ने भी कॉलोनी अपनी बनाई उसने फॉरेस्ट का को बुरी तरह और रैकलेसली उसे कट करके यूज किया। ठीक है, इवन वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में भी या वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में भी फॉरेस्ट की कटिंग रैकलेसली हुई बहुत तरह, ताकि वार नीड्स को पूरा किया जा सके। ठीक है, पर 1980 आते आते ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि फॉरेस्ट की एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब इसे कंजर्व करना जरूरी है। ठीक है, ये भी रियलाइज किया गया अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, ये भी रियलाइज किया गया कि जो ट्राइबल सोसाइटी है उनकी हेल्प के बिना जो कोई भी फॉरेस्ट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये बहुत सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट किए गए नॉट ओनली इन इंडिया बट इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि जो फॉरेस्ट की जो एक्सप्लॉयटेशन ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो चुकी थी उसे कैसे कंजर्व किया जा सके। अब लोकल कम्युनिटीज की हेल्प लेनी पड़ी। ठीक है, और लोकल कम्युनिटीज ने भी बढ़ चढ़कर इस चीज को सपोर्ट किया ताकि जंगल है जो फॉरेस्ट एरिया वो दोबारा सर्वाइव हो सके। अब जंगल को 1980 के बाद जो फॉरेस्ट है उसे इस तरह से नहीं कंसीडर किया जाता कि वहां से टिम्बर की प्रोडक्शन होती है, बल्कि उसे एनवायरनमेंट का, नेचर का एसेंशियल पार्ट माना जाता है और उसकी कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए गए। ठीक है जी, फ्रॉम मिजोरम टू केरला इंडिया में या दूसरे देशों में भी जो लोकल विलेजेस थे, लोकल कम्युनिटीज जो थी, उन्होंने फॉरेस्ट को सरवाइव करने में, कंजर्व करने में बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले किया। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही है, यहाँ पर ये सेशन खत्म होता है एज वेल एज चैप्टर भी खत्म हो रहा है। फर्दर हम हिस्ट्री का चैप्टर करें, ज्योग्राफी का। चलो हाँ वो करें। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। थैंक यू।